हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 3 जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो आज हम इस अध्याय में समझेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम क्या होते हैं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों के द्वारा किया जाता है। इन्होंने एक क्रियाकलाप के माध्यम से हमें बताया है कि जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण कीजिए। जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक तो प्राकृतिक संसाधन हो गया, दूसरा हो गया मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो प्रकृति में पहले से ही पाए जाते हैं, जिनको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम बात करें इधर वायु की, अगर हम यहाँ पे वायु की बात करें तो वायु प्रकृति में पाई जाती है और उसको समाप्त भी नहीं किया जा सकता है, वायु। और हम बात करें जल, जल भी प्रकृति में पाया जाता है और उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। मृदा की बात करें तो ये सब क्या हो गए, हमारे प्राकृतिक संसाधन हो गए। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिन्हें मानव के द्वारा बनाया जाता है वो हमारे मानव निर्मित संसाधन हो गए। जैसे कोयला, कोयला क्या हो गया, एक मानव निर्मित संसाधन है। कोयला की बात करें, हम खनिज की बात करें, खनिज, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, मानव निर्मित प्राकृतिक संसाधन है। इन्होंने इधर प्राकृतिक संसाधन को दो वर्गों में बांटा है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। इस तरीके से इन्होंने प्राकृतिक संसाधन को दो वर्गों में बांटा है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन को हम नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु, वे संसाधन जो समाप्त नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन या नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। अब हम बात करते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों की, या इसको हम अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। वे संसाधन जो प्रकृति में एक स्थिति पर जाके आने वाली एक पीढ़ी के लिए समाप्त हो जाते हैं वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं या अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब इन्होंने क्रियाकलाप 3.2 किया है। इसमें इन्होंने कुछ पात्र लिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 समूहों में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2, 3, 4 विद्यार्थियों वाले उप समूहों में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कीजिए। इन्होंने इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि जैसे कोई भी चीज़ होती है जो हमारे अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों में आती है, जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में आती है, उनको हमें जितना हमें आवश्यकता हो उतना हमें उनका उपयोग करना चाहिए, जिससे वो हमारे आने वाली दूसरी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे, वो भी उस चीज़ का उपयोग कर पाए। जैसे पेट्रोल, डीजल, इनका भी हमें जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग करना चाहिए, अन्यथा हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यदि कोई ट्रैफिक लाइट होती है, कभी हमें ट्रैफिक मिलता है और कोई सिग्नल मिलते हैं, वहाँ पे हम अगर गाड़ी खड़ा करते हैं तो वहाँ पर हमें हमारे गाड़ी के इंजन को बंद कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पेट्रोल है उसकी खपत नहीं होगी। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले या पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो सकती है, या हो सकता है कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो सकती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आगे आने वाली पीढ़ी के विषय में नहीं सोचते हैं। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है तथा अतः इन्हें क्या कहते हैं, जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जीवाश्मी ईंधन की हमें डेफिनेशन आ सकती है कि जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं, तो जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है उन्हें हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। इधर से एक क्वेश्चन हमारे ये निकल के आता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोयला। कोयला किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि इसके बारे में सुना भी होगा कि यह कैसा होता है, कठोर होता है और काले रंग का होता है। ठीक है, यहाँ पे कोयले का डायग्राम भी दिया हुआ है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा।
ये हमारा कोयले का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर ये कोयले का डायग्राम दिया हुआ है। इस तरीके का कोयला होता है। और आपने देखा होगा कि हम जो रेलगाड़ी में हम सब जब सफ़र करते हैं तो जो रेल की पटरियाँ होती हैं उसके नीचे कोयला पड़ा हुआ रहता है। ठीक है। खाना पकाने में भी कोयले का उपयोग होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति यंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कोयले की कहानी। कोयला कैसे बनता है। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयला एक क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इधर एक डायग्राम के माध्यम से इन्होंने कोयले की खान दिखाई गई है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये कोयले की खदान है। इस तरीके की खदान से हमें कोयला मिलता है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोयले जलने पे कौन सी गैस उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। ठीक है। अब हम बात करते हैं कोक की। कोक क्या होता है। तो यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार की। कोलतार क्या होता है। यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ये देखिए आपको ये चित्र में कोलतार दिया गया है। एक गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से बनाई जाती हैं। जो हम कीटों को भगाने के लिए जो गोली का यूज़ करते हैं वो कैसे बनाई जाती है, नेफ्थलीन की जो गोली होती है वो भी कैसे, कोलतार के द्वारा बनाई जाती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग होने लगा है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पक्की सड़क का निर्माण होता है उसमें किसका उपयोग होने लगा है, बिटुमेन का उपयोग होने लगा है। पहले काय का, कोलतार का उपयोग होता था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कोयला गैस के बारे में। कोयला गैस क्या होती है। तो कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। काय का, कोयला गैस का उपयोग किस में किया जाता है, ऊष्मा स्रोत के रूप में किया जाता है। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम क्या होता है एवं हमें कहाँ से प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटरों और कारों में होता है। जो अपने हल्के वाहन होते हैं, स्वचालित वाहन होते हैं, उनमें हमें पेट्रोल का उपयोग होता है। और जो भारी वाहन होते हैं, भारी वाहनों जैसे मोटर वाहनों, ट्रकों और उनको चलाने के लिए क्या काम होता है, ट्रैक्टर, ये सब चलाने के लिए हम डीजल का यूज करते हैं। और ये दोनों पदार्थ कहाँ हैं, हमें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पैट्रा मतलब होता है चट्टान एवं ओलियम मतलब तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया।
देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडारों को दर्शाता है। आप देखते हैं कि पेट्रोलियम और तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, इसमें मिश्रित नहीं होते हैं। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम बता रही हूँ। इसमें इन्होंने पेट्रोलियम की सभी तेल, गैस और पेट्रोलियम की जो खदान होती हैं उसको बताया गया है। गैस के भंडार को, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार को बताया गया है। इसमें ये तेलाशय चट्टान दी गई हैं, उसके बाद जल, तेल और गैस दिया गया है। ये पेट्रोलियम के कुएं हैं और ये अप्रवेश्य चट्टान है। सबसे नीचे क्या होता है? जल होता है, फिर उसके बाद तेल होता है और फिर गैस होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व जिसका होता है वो सबसे नीचे रहता है। जल का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो नीचे रहता है। तेल का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है और गैस का घनत्व सबसे कम होता है, इसलिए गैस सबसे ऊपर रहती है। यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? जल का होता है। उसके बाद किसका होता है? तेल का होता है। फिर किसका होता है? गैस का होता है। ठीक है, फिर किसका घनत्व होता है? सबसे कम घनत्व किसका होता है? गैस का। ठीक है, तो जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होता है वो सबसे नीचे रहता है और जिसका घनत्व जितना कम होता है वो उतनी ही ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने यदि घर पे प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने देखा होगा, यदि कोई भी जैसे अपन एक कटोरी में पानी रहता है और उसमें कुछ तेल की बूंदें पड़ जाती हैं तो वो बूंदें पानी के ऊपर तैरने लगती हैं। तो ये काय के कारण होता है? ये उसके घनत्व के कारण होता है। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम के परिष्करण की, कि पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे होता है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों, प्रभाजी आसवनों को पृथक करने का प्रक्रम जो है वो परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया था। यहाँ पर इन्होंने एक पैराग्राफ दिया है कि विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेदित किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे, हाई गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि भारत में तेल कहाँ पाया जाता है, तो असम, गुजरात, बॉम्बे, हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग के बारे में। तो एक तरफ दिए गए हैं हमें पेट्रोलियम के संघटक और दूसरी तरफ उसके उपयोग दिए गए हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। पेट्रोल मोटर ईंधन से उसको धुलाई के लिए विलायक के रूप में उपयोग की जाती है। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन उपयोग किया जाता है। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। स्नेहक तेल स्नेहन के लिए उपयोग किया जाता है। पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में उपयोग की जाती है। बिटुमिन पेंट एवं सड़क के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन भी हमारा ऑब्जेक्ट टाइप आ सकता है कि पेट्रो रसायन किसे कहते हैं। तो जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि बनाने में किया जाता है। पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। इधर से इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि काला सोना किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। ये भी याद रखने वाली बात है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी जो पूर्ति है वो पाइपों के माध्यम से
की जाती है। आजकल आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी पहले तो जो दिल्ली, गुजरात, मुंबई इनके कुछ भागों में सीएनजी का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब हमारे इधर भी लोकल सिटियों में भी इसके सीएनजी के जो है पाइप डलने लगे हैं और कुछ ही दिनों में इसका उपयोग होने लगेगा। पाइपों के माध्यम से सीएनजी हमारे रसोई घर तक पहुंच जाएगी और हम एक जो एलपीजी गैस सिलेंडर का यूज़ करते हैं इसका यूज ना करके हम सीएनजी का ही यूज करेंगे अपना खाना बनाने के लिए। तो प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के उद्योगों के रूप में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। हम बात करते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि जो है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। आप जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात कुछ भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का भी प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से है, अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब हमें बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता हो। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का खतरा कम रहेगा, इन ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए, ज़्यादा स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। यातायात लाइटों अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद करके प्रतीक्षा कीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। इस तरीके से हम पेट्रोलियम का संरक्षण कर सकते हैं। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे।